भारत की न्यायपालिका, जिसे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है, उसी के भीतर महिलाओं की असुरक्षा और उनके उत्पीड़न की घटनाएं सामने आना हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए सबसे बड़ा झटका है। क्योंकि जनता जिस संस्था को सबसे निष्पक्ष और सबसे सुरक्षित मानती, आज भी मानती है, जब वही संस्था अपने भीतर महिलाओं को संरक्षण देने में फेल हो जाती है, तो ये पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखने का विचार इसलिए रखा था ताकि यह संस्था केवल कानून और न्याय के आधार पर चले। लेकिन वास्तविकता में यह स्थिति यह है कि यहां भी सत्ता का असमान संतुलन है। पुरुष वर्चस्व और पितृसत्तात्मक मानसिकता उतनी ही गहराई से जमी हुई है जितनी समाज के अन्य हिस्सों में। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, जो अपने साहसिक विचारों और महिला अधिकारों की लड़ाई के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने इस स्थिति को न्यायपालिका का डर्टी सीक्रेट कहा है। उनका कहना है कि महिलाएं यहां भी सुरक्षित नहीं है और यौन उत्पीड़न की घटनाएं आम हैं। यानी न्यायपालिका में महिलाओं का यौन उत्पीड़न एकदम आम बात है, लेकिन इन पर कोई बात नहीं करता क्योंकि पूरी व्यवस्था चुप्पी साध लेती है और सब मिलकर पीड़िता को ही गलत ठहराने का प्रयास करने लगते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से कम 4 ऐसे मामलों का जिक्र किया जिनमें हाई कोर्ट के वरिष्ठ पुरुष जजों ने महिला जजों के साथ अनुचित और अपमानजनक व्यवहार किया है। इन उदाहरणों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला है जब एक हाई कोर्ट जज ने अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी में एक महिला जज से बॉलीवुड आइटम सॉन्ग पर नाचने की मांग कर डाली। ये घटना सुनने में भले ही किसी किस्से जैसी लगती हो, लेकिन ये इस मानसिकता का प्रमाण है कि महिला सहयोगियों को बराबरी का सहकर्मी मानने की बजाय मनोरंजन और निजी संतुष्टि का साधन समझा जाता है। न्यायपालिका में भी जयसिंह का यह बयान केवल व्यक्तिगत घटनाओं की ओर इशारा नहीं करता, बल्कि वो उस गहरी हायरार्की और हाँ जी यानी यस मैन संस्कृति को सामने लाता है जिसके चलते महिलाएं न्यायपालिका में बराबरी की स्थिति हासिल नहीं कर पाती। अदालतों के भीतर यह आम धारणा है कि वरिष्ठ जजों की हर बात माननी है, चाहे वो सही हो या गलत। अगर कोई महिला विरोध करती है या आवाज उठाती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये कार्रवाई औपचारिक रूप से नहीं होती, बल्कि प्रशासनिक हथियारों के जरिए होती है, जैसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रमोशन रोक दिया जाता है, कुछ माइनस लगा दिया जाता है, अच्छे मामलों से दूर रखा जाता है या उनके करियर को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया जाता है। यानी न्यायपालिका के भीतर महिला जज यदि कॉम्प्रोमाइज न करे तो फिर उसकी जिंदगी खराब कर दी जाती है। यही कारण है कि महिलाएं अधिकतर चुप रहना ही बेहतर समझती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि आवाज उठाने का नतीजा उनके जीवन और करियर दोनों को प्रभावित करेगा। ये डर ही वो हथियार है जो पुरुष वर्चस्व को बनाए रखता है। आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड यानी एनसीआरबी हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराधों का डेटा जारी करता है, जिसमें दहेज हत्या से लेकर बलात्कार तक सब कुछ शामिल होता है। लेकिन कभी आपने यह सुना है कि न्यायपालिका के भीतर यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर कोई डेटा सामने आया हो? नहीं। कारण क्या है जानते हैं? कारण यह है कि न्यायपालिका अपने भीतर की गंदगी को बाहर आने ही नहीं देती है। शिकायतों को दर्ज ही नहीं होने दिया जाता और अगर कोई शिकायत दर्ज होती भी है तो उसे दबा दिया जाता है। अदालतों के कर्मचारियों और जजों की स्थिति ऐसी है कि वे जानते हैं कि किसी वरिष्ठ जज के खिलाफ बोलने का मतलब है अपनी नौकरी या अपना करियर गंवा देना। यही कारण है कि ज्यादातर महिलाएं औपचारिक शिकायत करने की बजाय चुप रहना पसंद करती हैं। यहां तक कि साल 2019 में जब एक महिला कर्मचारी ने, सुप्रीम कोर्ट की महिला कर्मचारी ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, तब भी पूरे सिस्टम ने उस महिला को न्याय दिलाने की बजाय उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह दिखाता है कि न्यायपालिका के भीतर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न की घटनाओं को किस तरीके से दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है। महिला जजों और वकीलों के अनुभव ये बताते हैं कि उनके साथ होने वाला भेदभाव केवल यौन उत्पीड़न तक सीमित नहीं है। उन्हें अच्छे केस नहीं दिए जाते, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से दूर रखा जाता है और उनकी राय को गंभीरता से लिया नहीं जाता। बैठकों में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, उनकी उपलब्धियों को कम करके आंका जाता है और अक्सर उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि वे पुरुष सहयोगियों से कमतर हैं। इस व्यवहार का असर यह होता है कि कई प्रतिभाशाली महिला जज और वकील अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाती और कई बार निराश होकर इस पेशे को ही छोड़ देती हैं। साल 2019 में एक सर्वेक्षण में सामने आया था कि भारत की 70% महिला वकील और जज ये मानती हैं कि उन्हें अपने पुरुष सहयोगियों की तुलना में कहीं अधिक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इनमें से अधिकांश औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज नहीं करती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे उनका करियर खराब हो जाएगा। ये डर और चुप्पी की संस्कृति ही इस समस्या को और गहरा करती है। न्यायपालिका के भीतर व्याप्त पुरुष वर्चस्व का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर गिने चुने ही महिला जज बनी हैं। हाई कोर्ट और जिला अदालतों में भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं है, जब महिला प्रतिनिधित्व ही इतना सीमित है। और याद रखिए, आज भारत के सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक महिला जज, सिर्फ
एक, तो उनकी आवाज को दबाना और आसान हो जाता है। यही कारण है कि महिलाओं की उपस्थिति अक्सर केवल प्रतीकात्मक रखी जाती है और वास्तविक शक्ति उनके हाथ में होती ही नहीं। इंदिरा जयसिंह ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक महिलाओं को वास्तविक शक्ति और बराबरी का स्थान नहीं दिया जाएगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि न्यायपालिका का ये संकट केवल अदालत की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। जब महिला जज और महिला वकील खुद ही असुरक्षित हों तो आम महिला मुवक्किल किस भरोसे से अदालत में आएंगी? अगर अदालत के भीतर का माहौल ही शोषणकारी हो तो महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा? यह स्थिति केवल नैतिक विफलता की नहीं है बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही सवाल उठाती है। जनता का भरोसा न्यायपालिका पर तभी बना रह सकता है जब वो स्वयं न्यायप्रिय और निष्पक्ष हो, लेकिन जब यह संस्था खुद अपने भीतर अन्याय को छुपाने का काम करे तो जनता का भरोसा टूटना स्वाभाविक। न्यायपालिका में चुप्पी की संस्कृति इस समस्या को और गंभीर बना देती है। यहाँ ये आम बात है कि उत्पीड़न की घटनाओं पर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। अगर कोई महिला हिम्मत करके शिकायत करती भी है तो उसके खिलाफ पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है। उसे मानसिक और सामाजिक रूप से इतना परेशान किया जाता है कि वो अंततः खुद ही चुप हो जाए। यही कारण है कि बहुत कम मामले सार्वजनिक रूप से सामने आ पाते हैं। जयसिंह का कहना है कि महिलाओं को अक्सर कहा जाता है कि वे चुप रहें क्योंकि इससे संस्था की छवि खराब होगी। हमें सोचने पर मजबूर करता है, जो लोग उत्पीड़न करते हैं क्या उनके इस कृत्य से न्यायपालिका की छवि अच्छी होती है? असल सवाल यह है कि अगर संस्था के भीतर गंदगी है तो क्या उसे छुपाना चाहिए या साफ करना चाहिए? अगर न्यायपालिका खुद अपने भीतर न्याय नहीं कर पा रही है तो वो आम जनता को न्याय कैसे देगी? ये विरोधाभास इतना गहरा है कि इसे नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए आत्मघाती होगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस समस्या को खुले तौर पर स्वीकार करें और उसका समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाएं। जब तक न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं लाई जाएगी, जब तक महिलाओं को वास्तविक शक्ति और बराबरी का स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी और जनता का भरोसा न्यायपालिका पर लगातार कमजोर होता जाएगा। भारत की न्यायपालिका के भीतर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए मामलों में सबसे अधिक चर्चित और विवादित मामला 2019 का सामने आया था, जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। यह घटना पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिस सर्वोच्च न्यायालय को जनता अपनी अंतिम उम्मीद मानती है, वहीं सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उस पर ऐसा आरोप लगता है। पीड़िता ने विस्तृत रूप से बताया कि कैसे उसे जबरन बुलाया गया, उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया और जब उसने विरोध किया तो उसका और उसके पूरे परिवार का जीवन नरक बना दिया गया। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने की बात करने वाली संस्था ने इस शिकायत को गंभीरता से लेने की बजाय पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और ध्यान रखिएगा, महिला का पक्ष सुने बिना ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया और जिस अधिकारी ने निकाला उस अधिकारी को हाल ही में जज बनाया गया है। इस मामले पर हमने हाल ही में विस्तृत वीडियो किया था, उनका नाम है एसपी सिंह। आरोप लगाने वाली महिला के पति और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी झूठे आरोप लगाए गए। तमाम जांच पड़ताल हुई, उनके साथ अनुचित व्यवहार हुआ, परिवार वालों के साथ भी, और अलग अलग तरीकों से परेशान किया गया। यहां तक कि जांच की प्रक्रिया भी इतनी अपारदर्शी और एक तरफा थी कि वो खुद न्यायपालिका की साख पर सबसे बड़ा सवाल बन गई। और ध्यान रखिएगा, इस मामले में जो आरोपी था यानी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, वो खुद ही अपने मामले की जांच कर रहे थे। बेशर्मी की इंतहा इसे कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने मामले को जल्दी जल्दी निपटा दिया और निष्कर्ष दिया कि गोगोई पर लगे आरोप विश्वसनीय नहीं है, यानी आरोप लगाने वाली को सुने बिना ही फैसला आ गया, वो भी एक तरफा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस जांच में पीड़िता को निष्पक्ष रूप से सुना गया? सुना ही नहीं गया। क्या उसे अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिला? क्या उसके पक्ष की स्वतंत्र रूप से सुनवाई हुई? जवाब है कि नहीं। इस मामले में पूरी न्यायपालिका ने यह संदेश दिया कि जब आरोप सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति पर हो तो पूरी व्यवस्था एकजुट होकर उसे बचाने के लिए खड़ी हो जाएगी, चाहे पीड़िता कितनी भी तकलीफ झेले। इस प्रकरण से यह भी साफ हो गया कि न्यायपालिका के भीतर महिलाओं की सुरक्षा का दावा केवल दिखावा है और वास्तविकता यह है कि यहां भी पितृसत्ता और सत्ता का खेल चलता है। सबसे दुखद बात यह है कि जिस महिला ने हिम्मत करके आवाज उठाई उसका पूरा परिवार प्रताड़ित हुआ, उसका करियर छीन लिया गया, समाज में उसकी छवि धूमिल कर दी गई और उसे इतना दबाव झेलना पड़ा कि उसकी आवाज कमजोर हो गई। यह उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि न्यायपालिका में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ बोलने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की एक कर्मचारी के साथ ऐसा हो सकता है तो जरा कल्पना करिए, एक सामान्य महिला वकील या एक जिला जज की महिला कर्मचारी किस हालात में रहती होगी, कैसे काम करती होगी। इस प्रकरण के बाद कई महिला वकीलों ने गुमनाम रूप से कहा कि यह एक डरावना संदेश था कि अगर तुमने पुरुष जजों के खिलाफ आवाज उठाई तो पूरा सिस्टम तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। इसी पैटर्न को हम हाल ही में मध्य प्रदेश की एक महिला जज के मामले में भी देखते हैं। उस महिला जज ने अपने
वरिष्ठ पुरुष जज पर गंभीर उत्पीड़न का आरोप लगाया। सामान्य उम्मीद ये थी कि इस शिकायत पर गंभीर जांच होगी और आरोपी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा आरोपी पुलिस जज को प्रमोशन दिया गया, उसको हाईकोर्ट का जज बनाया गया। इस मामले पर भी हमने विस्तृत चर्चा किया है। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक को पत्र लिखा, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं। यह घटना केवल न्यायपालिका की संवेदनहीनता नहीं दिखाती, बल्कि यह भी साबित करती है कि सत्ता का असमान संतुलन यहां किस हद तक है। अगर एक जज जो खुद न्यायपालिका का हिस्सा है सुरक्षित नहीं है और उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो एक सामान्य महिला किस भरोसे से अदालत में जाएगी? ये सवाल पूरे सिस्टम की नींव को हिला देता है। इस प्रकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि शिकायत दर्ज करना केवल औपचारिकता है, क्योंकि कार्रवाई का परिणाम पहले से तय होता है। पुरुष जजों के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला को गंभीरता से लेने के बजाय उसे अलग थलग कर दिया जाता है और आरोपी को संरक्षण दिया जाता है। वैसे आप जनसामान्य में यानी अपने आसपास हमारे समाज में भी देख सकते हैं। यदि किसी महिला के साथ किसी पुरुष ने कुछ गलत कर दिया तो फिर लोग महिला को ही गलत दृष्टि से देखते हैं, पुरुष को हीरो बना दिया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि न्यायपालिका में यह सब कुछ चल क्यों रहा है। इस संरक्षण का सबसे बड़ा स्रोत है कॉलेजियम सिस्टम, जो न्यायपालिका के भीतर नियुक्ति और प्रमोशन का पूरा अधिकार अपने हाथ में रखता है। कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों का एक छोटा सा समूह होता है, ये तय करता है कि किसे कहां नियुक्त करना है, किसका ट्रांसफर होगा, किसका प्रमोशन होगा। इस पूरी प्रक्रिया में न तो पारदर्शिता है और न ही जवाबदेही। और अब तो आरोप ऐसे लग रहे हैं कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, यानी केंद्र की सत्ता में जो लोग बैठे हैं, गुजराती जोड़ी, उनके पीछे जो संगठन है उसके लोगों को भर भर के ठूसा जा रहा है न्यायपालिका में। और उस विचारधारा के लोग महिलाओं के प्रति कैसा विचार रखते हैं, क्या क्या करते हैं, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। यही कारण है कि इसमें भाई भतीजावाद, गुटबाजी और व्यक्तिगत हित आसानी से हावी हो जाते हैं। इंदिरा जयसिंह ने यही कहा कि ये पूरी प्रणाली पुरुषवादी मानसिकता से चलती है और महिलाएं इसमें हाशिए पर रहती हैं। जब किसी महिला की शिकायत कॉलेजियम तक पहुंचती है तो उसका मूल्यांकन निष्पक्षता से नहीं बल्कि राजनीतिक या व्यक्तिगत हितों के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश वाले केस में आरोपी को प्रमोशन मिल गया और शिकायतकर्ता महिला को न्याय नहीं मिला। बाद में उस महिला ने परेशान होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर उनसे गुजारिश की गई कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी, अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। तो महिला ने इस्तीफा वापस लिया। अभी यह पता नहीं कि कार्रवाई हुई कि नहीं। हालांकि आरोपी को प्रमोशन मिल गया है। कॉलेजियम की अपारदर्शिता केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि जनता को यह तक नहीं पता चलता कि किस आधार पर कौन सा जज नियुक्त किया गया है और किसे हटाया गया है, किसका ट्रांसफर किया गया है। हमने लगातार इन मामलों पर आपको दिखाया है कि किस तरीके से दिल्ली से किसी को उठाकर कर्नाटक भेज दिया, हाल ही में एक महिला जज को। उदाहरण के लिए अगर हम पश्चिमी लोकतंत्रों को देखें तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उस पर सीनेट में खुली सुनवाई होती है, यानी संसद में, और जनता ये देख सकती है कि उम्मीदवार के विचार क्या है, उसकी योग्यता और ईमानदारी कैसी है। ब्रिटेन में जजों की नियुक्ति एक स्वतंत्र आयोग द्वारा की जाती है जिसमें न्यायपालिका के बाहर के लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन भारत में कॉलेजियम ने पूरी प्रक्रिया को एक बंद कमरे में बांध कर रख दिया है, जहां कुछ ही वरिष्ठ जज अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। वैसे विदेशों की तुलना हम बहुत जबरदस्त वीडियो के साथ जल्द ही आपके सामने रखेंगे कि कैसे न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बेहतरीन ढंग से की जाती है जब उनके ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं होगा। फिलहाल हमारा जो क्लोज सिस्टम यानी कॉलेजियम सिस्टम, इसका नतीजा ये है कि शिकायतों को दबाना आसान हो जाता है और महिलाओं के खिलाफ अन्याय पर कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि सब एक दूसरे को जानने वाले ही होते हैं, एक दूसरे के खास हम खास होते हैं। तभी तो भाई भतीजावाद है, तभी तो हाँ जी चलता है, यानी जी हुजूरी चलती है। ये इतनी गहराई से बैठी हुई चीजें हैं कि कई बार अच्छे और ईमानदार जजों को दरकिनार कर दिया जाता है और सत्ता के करीब रहने वाले जज आगे बढ़ जाते हैं, भले ही जितने नाकाबिल हों, चाहे उनके ऊपर जितना भी आरोप लगा हो, चाहे फाइनेंशियल करप्शन का, चाहे नैतिक करप्शन का, या फिर चरित्र से जितने भी भ्रष्ट हों, उनको आगे बढ़ा दिया जाता है यदि वो सत्ता के चाटुकार हैं। महिलाओं के मामले में ये और भी स्पष्टता से दिखता है। शिकायत दर्ज करने वाली महिला जज या कर्मचारी को यह धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने मामला आगे बढ़ाया तो उनके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे या उनके प्रमोशन को रोक दिया जाएगा। यही वजह है कि महिलाएं चुप रह जाती हैं और व्यवस्था वैसे ही चलती रहती है। इस स्थिति पर वरिष्ठ महिला वकील और कार्यकर्ता लगातार सवाल उठाती रही हैं। इंदिरा जयसिंह ने साफ कहा कि जब तक न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं आएगी, महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका का ये डर्टी सीक्रेट केवल महिला जजों और कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है, क्योंकि अगर अदालत के भीतर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो जनता का भरोसा इस संस्था पर कैसे बना रहेगा। अन्य महिला वकीलों ने भी कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि ये केवल पुरुषों का क्लब बनकर
बनकर रह गया है जिसमें महिलाएं प्रतीक मात्र हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है। क्या संसद और कार्यपालिका को ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि कॉलेजियम प्रणाली जनता के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं है? हमें क्यों पता नहीं चलता कि कौन सा जज किस आधार पर लाया जा रहा है, किस आधार पर किसका ट्रांसफर हो रहा है, किसका प्रमोशन हो रहा है? क्या ये सही है कि कुछ ही जज पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखें और जनता के सवालों का कोई जवाब न दें? नियंत्रण रखना अलग बात है, मगर जवाब तो देना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने भीतर लगे आरोपों को दबा देता है तो वो आम जनता के मामलों में निष्पक्ष कैसे रह सकता है? ये विरोधाभास इतना गहरा है कि इसे अब और छुपाना संभव नहीं है। इसलिए जरूरी है कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार हो, नियुक्तियां और प्रमोशन की प्रक्रिया पारदर्शी बने और शिकायतों पर स्वतंत्र जांच तंत्र बनाया जाए ताकि कोई भी महिला न्याय की उम्मीद से वंचित न रहे। भारत की न्यायपालिका के भीतर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और भेदभाव के लगातार सामने आने वाले मामलों में अब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये संस्था वास्तव में लोकतंत्र का स्तंभ बची रह गई है या केवल पुरुष सत्ता का अड्डा बन गई है? और ये वो बिंदु है जहां से हमें सरकार और न्यायपालिका दोनों से कठोर और सीधे सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका महिलाओं को ही, अपनी ही महिलाओं को न्याय नहीं दे सकती तो आम नागरिक उम्मीद कैसे करेगा? तो सवाल यह है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर लगे गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों पूरी न्यायपालिका एक व्यक्ति को बचाने के लिए खड़ी हो गई और क्यों पीड़िता और उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया? दूसरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की महिला जज के मामले में आरोपी पुरुष जज को प्रमोशन किस आधार पर दिया गया जबकि शिकायत अभी तक लंबित है। और आपको याद दिला दें, मध्य प्रदेश के इसी पुरुष जज का प्रमोशन पूर्व चीफ जस्टिस यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रोका था, मगर दोबारा उनको प्रमोशन मिल गया और जांच में अब तक कोई निष्कर्ष नहीं आया। अगला सवाल यह है कि कॉलेजियम प्रणाली, जिसमें न तो पारदर्शिता है और न ही जवाबदेही, अब तक क्यों बनी हुई है और इसे सुधारने से कौन सी ताकतें बचना चाहती हैं? ध्यान रखिएगा, सत्ता जो चाहती है वो और खराब है, यानी हम वर्ष से वर्ष की तरफ नहीं जा सकते, हमें बेहतर करना है। तो मोदी सत्ता जो चाहती है वो और भी बुरा है। अच्छा क्या हो सकता है वो हम दुनिया भर की व्यवस्थाओं का एनालिसिस करके बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे, मगर फिलहाल चौथा सवाल ये है कि जब महिलाएं अदालतों के भीतर ही सुरक्षित नहीं है तो देश की साधारण महिला अदालतों से कैसे उम्मीद करे? वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।